हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का विषय है अन्य साधनों से आय। द टॉपिक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इज द फिफ्थ हेड ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे और इस वीडियो में हम अपने थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सेक्शन 56 से 58 तक 56, 57 और 58 इन धाराओं के अंतर्गत अन्य साधनों से आय के विभिन्न प्रावधानों का हम आज वर्णन करते हुए डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। वास्तव में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है अन्य साधनों से आय, वो आय का पांचवा स्रोत है और इसकी गणना ये आप ऐसे समझ लीजिए कि अन्य चार स्रोतों में आने वाली आय को अगर छोड़ दिया जाए तो जो भी आय होती है वो सब इस शीर्षक के अंतर्गत आती है। उदाहरण के लिए लाभांश से आय, भारतीय कंपनी का लाभांश हालांकि कर मुक्त है, लेकिन फिर भी विदेशी कंपनी से अगर लाभांश मिला तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का लाभांश हुआ, ब्याज हुआ, लॉटरी हुआ, क्रॉसवर्ड पजिल्स हुआ, रॉयल्टी हुआ, फैमिली पेंशन हुआ। इस प्रकार से हम अलग अलग बहुत सारे सोर्स हैं जो इसमें आते हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं डिविडेंड से कि डिविडेंड की जो आय है यानी भारतीय कंपनियों से प्राप्त लाभांश जो होता है वो कर मुक्त होता है, लेकिन अगर कोई विदेशी कंपनी का लाभांश प्राप्त होता है गत वर्ष में तो वो कर योग्य होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलने वाला लाभांश भी कर योग्य होगा, लेकिन ये भारत में निवासी व्यक्ति के लिए होगा। ठीक, आगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों पर ब्याज। तो प्रतिभूतियों के प्रकार को समझने के लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, फ्लो चार्ट, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं बताता जाता हूँ। तो देखिए ये जो टेबल है, एक डायग्राम, टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। वास्तव में सिक्योरिटीज के दो प्रकार होते हैं, एक है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और दूसरी है जो गवर्नमेंट की नहीं है यानी नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये दोनों प्रकार के दो दो और प्रकार होते हैं, एक टैक्स फ्री होता है और एक लेस टैक्स होता है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट के दो हो जाएंगे और नॉन गवर्नमेंट के भी दो हो जाएंगे। तो कुल मिला के चार प्रकार की हमारे पास सिक्योरिटीज होगी। इसको पढ़ने के लिए आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। कैसे? टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इस तरीके से चार कैटेगरी हो गई इनकी। तो आप देखिएगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है, जो टैक्स फ्री होती है, फर्स्ट पार्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, वो कभी भी आय में शामिल नहीं की जाती क्योंकि वो कर मुक्त होती है ना। उसमें लिख दिया है मैंने लाल पॉइंट इंक से, आप देखिएगा कि रेड इंक से क्लियर लिखा हुआ, नेवर इंक्लूडेड इन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कौन सी? टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दूसरा आता है लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इन सिक्योरिटी पे गवर्नमेंट टैक्स लेती भी नहीं है, देती भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट टीडीएस नहीं करती। इसलिए इसका जो प्राप्त राशि है इस प्रकार की सिक्योरिटीज से या ऋण पत्रों से या प्रतिभूतियों से जो प्राप्त राशि है वह सकल राशि होती है। उसको हम नेट या ग्रॉस में अंतर नहीं है ऐसा मानकर प्रश्न को हल करेंगे। इसका मतलब ग्रॉस बराबर नेट होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड सोर्स या उद्गम स्थान पे कर की कटौती नहीं की जाती, तो इसका मतलब इसको ग्रॉस अप करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें लिखा है मैंने इसीलिए कि इट इंक्लूड्स इन द टोटल इनकम एंड नेवर बी ग्रॉस अप इन एनी केस। किसी भी हालत में इसको ग्रॉस अप नहीं किया जाता है। कौन सी वाली सिक्योरिटी को? लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ठीक है। थर्ड आता है टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आपने पहले देखा कि गवर्नमेंट या तो टैक्स फ्री होती है या जितना प्राप्त हुआ है
वो सीधा सीधा इनकम में लिख दिया जाता है, उसको ग्रॉसअप करने की नहीं ज़रूरत होती। इसका मतलब ग्रॉसअप करने की ज़रूरत होती ही नहीं है किसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। लेकिन नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसके बारे में ये हमेशा ही ग्रॉसअप किया जाता है। ये हमेशा ग्रॉसअप किस लिए किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो कर होता है वो कंपनी अपने ऋण पत्रधारियों को बिना कर काटे उनको ऋण पत्र पर ब्याज की पूर्ण राशि प्रदान कर देती है और अपने ऋण पत्रधारियों के बदले में स्वयं टैक्स पटाती है। तो ऋण पत्रधारी को जो प्राप्त होता है वो राशि और कंपनी द्वारा भुगतान की गई कर की राशि, दोनों को जोड़कर ऋण पत्रधारी की आय मानी जानी चाहिए, क्योंकि सकल होता है। इसलिए इसे हर स्थिति में ग्रॉसअप किया जाता है, चाहे विनियोग की राशि और ब्याज की दर दी हो प्रश्न में, तो जो राशि आएगी ब्याज की विनियोग पर निर्धारित दर जो दी जाएगी उससे ब्याज की गणना करेंगे, उस ब्याज की राशि को पुनः ग्रॉसअप किया जाएगा। या प्राप्त ब्याज की राशि दी जाएगी तो प्राप्त ब्याज की राशि गुणा 100/90 करके उससे भी ग्रॉसअप किया जाएगा। यानी ये दोनों परिस्थितियों में ब्याज दिया हो तो ब्याज को ग्रॉसअप कर देंगे, और अगर विनियोग और ब्याज की दर दी हो तो ब्याज निकाल कर उसको ग्रॉसअप किया जाता है। ठीक है, तो यानी इसमें हर परिस्थितियों में ग्रॉसअप करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कर जो है वो कंपनी द्वारा चुकाया जाता है, किसके बदले में, ऑन द बिहाफ ऑफ दी एसएससी। नेक्स्ट आता है लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इफ रिसीव अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन देन ग्रॉसअप रिक्वायर्ड। मतलब अगर जब ब्याज प्राप्त वर्ड लिखा रहेगा या ब्याज इंटरेस्ट रिसीव लिखा रहेगा तो उसको हर हालत में ग्रॉसअप करना है। ग्रॉसअप कैसे करेंगे, रिसीव इंटरेस्ट अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाई 90। लेकिन अगर विनियोग की राशि और ब्याज की दर दी हो तो हम विनियोग की राशि पर निर्धारित ब्याज की दर से ब्याज की गणना कर लेंगे और वो ही सकल राशि मान ली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें कंपनी ब्याज काट कर दे, ये तब होगा जबकि उसमें प्राप्त ब्याज की राशि दी हो। तो कंपनी हर परिस्थिति में ब्याज काट कर ही देती है इस कैटेगरी में। ठीक है, नीचे मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए एक फार्मूला लिख दिया ग्रॉसअप करने का, देखिएगा। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये ऑलवेज टैक्सेबल होता है। कंपनी कोई भी हो या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, जो वो अगर डिविडेंड देती है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिविडेंड पूर्णतः कर योग्य होता है और उससे मिलने वाला ब्याज भी होता है। आगे बैंक इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। बैंक इंटरेस्ट अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो बैंक 100 रुपये पर 10% ब्याज की दर से काटती, 10% टैक्स के रूप में काटती। अतः प्राप्त राशि जो होती है वो 90% होती है। अगर ब्याज की राशि 10,000 रुपये से अधिक हो तो। यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि बैंकें सेविंग बैंक पर यानी बचत खाते पर टीडीएस यानी उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं करती। फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट पर ही, आवर्ती जमा कहने का मतलब, पर ही टीडीएस या उद्गम स्थान पर कर की कटौती करती है। आगे है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम पर्सनल लोन गिवन टू द रिलेटिव्स। अगर कोई अपने व्यक्तिगत रिश्तेदार को लोन देता है और उसके बदले में ब्याज प्राप्त करता है तो इस पर टीडीएस नहीं होगा, ये पूर्ण राशि कर योग्य होगी। जो प्राप्त है बराबर से सकल कहलाएगी। इंटरेस्ट फ्रॉम चिट फंड से भी मिलने वाला ब्याज जो है वो टैक्सेबल होगा पूर्णतः। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, अगर कोई कंपनी को उधार देता है किसी परिस्थितियों में तो उससे मिलने वाला ब्याज, प्राप्त ब्याज जो रहेगा वो शुद्ध रहेगा, उसे सकल बनाने की आवश्यकता होगी। तो सकल बनाने के लिए वही पूर्व वाला फार्मूला, प्राप्त ब्याज की राशि गुणा 100/90, और अगर कहीं विनियोग की राशि और ब्याज की दर देगा तो वो सकल कहलाएगा, उसको ग्रॉसअप करने की जरूरत नहीं होगी। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी जो है वो कैजुअल इनकम का पार्ट होती है।
ये कहा नहीं जा सकता कि लॉटरी मिलेगी। तो कैजुअल इनकम के जितने भी पार्ट हैं उसके ऊपर 70% के रेट से TDS किया जाता है। इसलिए प्राप्त राशि जब कभी भी देगा तो उसको 70 से डिवाइड करेंगे, लॉटरी से में जीत से प्राप्त राशि लिखने पर 70 से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो उसकी सकल राशि की गणना की जा सकेगी। लेकिन अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी सिर्फ दिया हुआ है तो वह जीती हुई धन राशि है, इसका मतलब उसे ग्रासअप करने की ज़रूरत नहीं है। प्राप्त राशि और जीती हुई राशि में अंतर होता है। जो भी लॉटरी का संस्थान होता है वो जो राशि प्रदान करता है वो कर काट के करता है, लेकिन अगर जो डिक्लेरेशन करता है कि जीता तो वह कुल राशि को करता है। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, इसमें भी 70% प्राप्त राशि होती है। अगर ग्रॉसअप करना हो तो 100/70 इंटू रिसिव्ड अमाउंट फ्रॉम विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस होगा। ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ MPs एंड MLAs। एक्चुअली सैलरीज जो होती है MPs और MLAs को मिलने वाली, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट होती है। वो क्यों? क्योंकि इनका कोई नियोक्ता नहीं होता। दे डोंट हैव एम्प्लॉयर। ये एक किसी भी कर्मचारी के रूप में काम नहीं करते, ये जन सेवक होते हैं। इसलिए इनकी कोई नियोक्ता न होने के कारण इनके को मिलने वाली वेतन जो है उसमें वेतन और कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध नहीं हो पाता। नतीजा वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है। हाँ, लेकिन इनको मिलने वाले सभी भत्ते और अनुलाभ कर मुक्त होते हैं। इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, जितना अगर कोई किसी व्यक्ति के पास कोई ज़मीन है, जिस ज़मीन को वह किराए पर देता है किसी भी फंक्शन के लिए, कोई काम के लिए या कुछ अन्य उपयोगिता के लिए वह किसी को किराए पर देता है, तो उससे प्राप्त किराए की राशि या उससे जो भी आय होगी वह खर्चे घटाने के बाद कर योग्य होगी पूर्णतया। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, अगर कोई सिकमी किराएदार को रख देता है किराए पे मकान, जैसे कि A ने B को मकान किराए पे दिया 500 रुपये प्रति माह, 500 रुपये प्रति माह किराया B को भुगतान करना पड़ेगा A को, और B C को दे देता है 600 रुपये प्रति माह किराए पर। तो यहाँ 100 रुपये प्रति माह B की आय होगी, क्योंकि उससे प्राप्त किराया उसको कितना है B को 600 रुपये और उसका खर्च कितना है 500 रुपये। तो बचा 1000 रुपये बचत जो है 100 रुपये प्रति माह वह कर योग्य होगी। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि अगर कोई अतिरिक्त व्यय भी करता है तो उस व्यय को भी घटाया जाएगा। मैंने नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है, रेंट रिसीव माइनस रेंट पेड माइनस एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी इक्वल टू इनकम। ये सिकमी किराएदार कहलाएंगे, सब टेनेंसी से इनकम। ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। अगर भारत में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से कोई इनकम उत्पन्न होती है या आय उत्पन्न होती है तो वह पूर्णतः कर मुक्त होगी, जबकि वह कृषिगत आय हो उसको कॉमर्शियल क्रॉप में शामिल नहीं किया जाता हो। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, सारी कृषि कार्य कृषि आय के रूप में कर मुक्त तब होती है जब वो कृषि आय हो पूर्ण, लेकिन अगर वो कमर्शियल क्रॉप है जैसे कि गन्ना, जूट, कॉफ़ी, तो फिर उसका कुछ भाग कर योग्य होगा। हम ये अलग संदर्भित चैप्टर में आपको अलग से इसका डिटेल बताएंगे। लेकिन अगर सिंपल कृषि कार्य से कोई आय उत्पन्न होती है भारत में तो वो कर मुक्त होगी, लेकिन अगर भारत के बाहर कोई कृषि कार्य से आय होती है किसी निवासी व्यक्ति को तो वह पूर्णतः कर योग्य होगी। नेक्स्ट आता है फैमिली पेंशन टैक्सेबल। तो फैमिली पेंशन टैक्सेबल होगी। फैमिली पेंशन का मतलब ये होता है कि जो कर्मचारी खुद होता है जब वह अपनी सर्विस से रिटायर हो जाता है और उसको पेंशन मिलती है तो वो उसकी वेतन शीर्षक से आय के अंतर्गत आती है, तो फैमिली पेंशन नहीं मानी जाएगी, इसलिए वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शामिल नहीं होगी, इसीलिए वो वेतन शीर्षक से आय में शामिल होगी। लेकिन कर्मचारी के अगर किसी डिपेंडेंट को या उस पर आश्रित किसी व्यक्ति को उसके कर्मचारी के नहीं रह पाने की परिस्थितियों में कोई पेंशन मिलती है जिसको कि प्राप्त करने के लिए काम किया था कर्मचारी ने, तो वो पेंशन फैमिली पेंशन कहलाती है। जैसे मिस्टर ए के
एक्सपायर हो जाने के बाद उनकी पत्नी को मिलने वाली पेंशन किसके, एक के द्वारा किए गए कार्य के बदले उनकी पत्नी को मिलने वाली पेंशन, क्लियर, फैमिली पेंशन मानी जाएगी। और ये फैमिली पेंशन जो है वह कुछ हद तक कर मुक्त होती है। उसके लिए फार्मूला है प्राप्त पेंशन की राशि, जैसे कि कोई कर्मचारी की पत्नी को 60,000 रुपये वार्षिक पेंशन मिलती है, ठीक, तो प्राप्त पेंशन की राशि माइनस घटाया निम्न में से जो कम हो। तो प्राप्त पेंशन की राशि का 1/3 यानी 20,000 रुपये या अधिकतम सीमा 15,000 रुपये, जो दोनों में से कम हो। तो 20 और 15 में से कम हुआ 15,000, 15,000 को अपन बाहर करेंगे और 60,000 से घटाएंगे तो बचेगा आपका 45,000, जो कि कर योग्य होगा। ठीक है, आगे इनकम फ्रॉम प्लांट एंड मशीन लेट ऑन हायरर बेसिस। अगर हमारे पास कोई प्लांट या मशीन पड़ी हुई है जिसका कि हम व्यापारिक रूप से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, या हमारा उद्देश्य व्यापारिक रूप से उसका परमानेंटली इस्तेमाल करने का नहीं है, लेकिन अगर हम उसको कोई किराए पर दे देते हैं कुछ समय के लिए, तो उससे होने वाली आय जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंतर्गत आएगी। यहाँ ये ध्यान रहे कि उसको देने से अगर कोई खर्च करना पड़ता है तो वो खर्च को आय में से घटाने के बाद शेष बची राशि बचत की कर योग्य होगी। यहाँ एक और बात ध्यान रखें कि अगर कोई आदमी जैसे किराया भंडार वाला, किराया यानी टेंट बर्तन सब देता है, तो वह उसका व्यवसाय है। तो किसी व्यक्ति ने अगर संपत्तियों को किराए पर देने का व्यवसाय काम खोल रखा है या चालू रखा है, तो वो आय इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगी, वो व्यापार अथवा पेशे के शीर्षक में जाएगी। लेकिन ये अचानक ओकेशनली अगर कोई किसी को देता है और आय उत्पन्न करता है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। इसके अलावा अगर कोई बच्चा यानी माइनर या अवयस्क अगर कोई इनकम प्राप्त करता है गत वर्ष में, तो उसकी इनकम को हम उसके माता अथवा पिता यानी पेरेंट में से जिसकी इनकम ज़्यादा हो की आय में शामिल करेंगे। यहाँ ये ध्यान रहे कि अगर आय 1,500 रुपये से कम प्राप्त होती है वार्षिक रूप से तो वो कर मुक्त होगी, लेकिन अगर 1,500 रुपये से ज़्यादा आय होती है तो 1,500 रुपये तक की आय कर मुक्त होगी। उसके बाद शेष आय टैक्सेबल होगी। आगे इनकम ऑफ क्रिकेटर। अगर भारत में कोई क्रिकेटर टेस्ट मैच खेलता है, जगह भारत में ना, तो भारत में खेलता है, तो वह अपनी प्राप्त राशि का 25% उस मैच की राशि का, टेस्ट मैच की राशि का 25% कर योग्य माना जाएगा, 75% उसके व्ययों के लिए कर मुक्त होगा। ऐसे ही अगर वो भारत के बाहर खेलता है फॉरेन में, तो 50% राशि कर योग्य होगी और 50% कर मुक्त होगी। नेक्स्ट रिसीप्ट ऑफ गिफ्ट। अगर किसी करदाता को गत वर्ष में 50,000 रुपये तक का कोई गिफ्ट मिलता है उसके जन्मदिन या किसी इस प्रकार की ओकेशन पे, तो वो कर मुक्त होगा। यहाँ ये ध्यान रहे कि विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला गिफ्ट ब्लड रिलेटिव्स के द्वारा पूर्णतः कर मुक्त होता है। अब आता है डिडक्शंस। डिडक्शंस के बारे में मैंने बीच बीच में बताता गया हूँ, रिलेटेड खर्चों के उसी से संबंधित है। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, तो सबसे पहला काम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ जो होता है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे 2 प्रकार की छूट मिलती है। एक तो होता है कलेक्शन चार्जेस की। कलेक्शन चार्जेस का मतलब समझ लीजिए, अब कोई व्यक्ति ने बहुत प्रकार की सिक्योरिटीज़ या ऋण पत्र खरीदे हुए हैं जिसका कि ब्याज प्राप्त करना और संकलन करने का काम कोई बैंक करती है, तो वो अगर बैंक इसके बदले में कुछ राशि चार्जेस के रूप में लेती है ब्याज संकलन हेतु, तो ब्याज संकलन हेतु ली जाने वाली राशि का छूट मिलेगा एक। और दूसरी बात, किसी सिक्योरिटीज़ या प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिए अगर कोई लोन लिया जाता है तो उस लिए गए लोन के ऊपर ब्याज की छूट मिलेगी। तो यहाँ ये देखने का है कि सिक्योरिटीज़ कर योग्य होनी चाहिए, कर मुक्त, लेस टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्रय करने पर इसकी छूट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उससे होने वाली आय कर योग्य
नहीं होती है। तो मैंने आपको 4 प्रकार बताए थे सिक्योरिटी के, उसमें से पहली कैटेगरी जो है टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अगर इसके इंटरेस्ट के कलेक्शन पे कोई व्यय होता है तो वो इनकम में ही उसको ब्याज प्राप्त होता है तो इनकम में शामिल नहीं किया जाता, इसलिए उसके ऊपर लोन, उसके खरीदने के लिए अगर कोई लोन लेता है करदाता तो उस लोन पर ब्याज की छूट नहीं मिलेगी। शेष 3 प्रतिभूतियों यानी टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टैक्स लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इनके ऊपर मिलेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहली कैटेगरी को छोड़कर यानी टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्रय करने के लिए ऋण पर ब्याज की छूट नहीं मिलेगी। अन्य सिक्योरिटीज़ के ऊपर क्रय करने के लिए अगर कोई करदाता लोन लेता है तो उसके ब्याज की छूट मिलेगी अप टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज इंटरेस्ट रिसीव आइदर ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट आता है डिविडेंड फ्रॉम लेटिंग। तो करंट रिपेयर्स डिराइव फ्रॉम लेटिंग, इसके बारे में मैंने आपको पहले चर्चा कर चुकी है, और डिविडेंड कर मुक्त होता है। तो हमने आज इन सब स्लाइड से ये समझा है कि एक्चुअल प्रोविजंस क्या है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। मैंने अपने सारे हाईलाइटेड पॉइंट इंपॉर्टेंट्स जो हैं वो कवर करने की कोशिश की है। अगर इसके बाद किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है आपको, तो आप मेरे ईमेल एड्रेस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने अपनी फर्स्ट स्लाइड में अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय।